नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज हमारे द बड़ा बीमाकर्ता शो के गेस्ट स्पीकर ऑफ द डे हैं संदीप गुप्ता जी, जो कि लुधियाना से हैं। एंड ही इज वन ऑफ द सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर, आई वुड से द फाइनेंशियल एडवाइजर। और ये एक सीओटी अभिकर्ता भी हैं, इन्होंने सीओटी क्वालिफाई किया है। तो इस सेशन का, इस एपिसोड का सार कंप्लीटली एक ऐसा ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है जहां पर हम चैंपियन से कुछ सीखें। तो द बड़ा बीमाकर्ता शो के आज के इस एपिसोड में संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस और एलआईसी से आपकी शुरुआत कैसे हुई। वो क्या मोमेंट था जब आप, या क्या रीजन था कि आप बाय चांस इस फील्ड में आए या फिर बाय चॉइस आए आप? बाय चॉइस ही आए, बाय चांस तो नहीं है। एक्चुअली क्या था कि डैड जो थे वो जॉब में थे, ऑलरेडी बैंक जॉब में थे। तो उनका ये साथ में पार्ट टाइम चल रहा था, थोड़ा थोड़ा जितना उनके पास टाइम होता था तो करते थे। तो अल्टीमेटली पूरा परफॉर्मिंग नहीं होता था। तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर थे आरजी उपल, तो उनसे रूटीन में मिलना होता था। उनका टाइम बड़ा परफेक्ट होता था, सुबह 7:30 बजे इकट्ठे चाय पे। डेली 7:30 बजे सुबह उन्होंने आना है, तो डेली ही हमने इकट्ठे चाय पीनी है। तो उनसे बात करते करते बात ये रहती थी कि वो टॉप मोस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर थे हमारे लुधियाना डिवीजन के। मतलब पहले चंडीगढ़ डिवीजन होता था जैसे, तो वो टॉप मोस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर थे। वो कह रहे जी मैं तो टॉप मोस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, पर मेरी टीम का कोई एडवाइजर वो टॉप मोस्ट नहीं है। ओके। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं अंकल, जैसे ही मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले टॉप मोस्ट एडवाइजर मैं ही होऊंगा। या तो ग्रेट। करूंगा पूरे अपर लेवल पे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ओके, तब आप क्या कर रहे थे जब आप उनसे मिले थे? तब प्रोफेशन, बाय मैं प्रोफेशन क्या स्टडी कर कर रहे रहा थे? था, स्टडी की मैंने, जैसे ग्रेजुएशन किया। तो ओके। आई हैव स्टार्ट फ्रॉम द 18 ईयर्स एज, स्टार्ट फ्रॉम द 18। ग्रेट, आपने इंश्योरेंस के बिजनेस को 18 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था? 18 साल में ही आई हैव स्टार्टेड नाउ। तो ओके। अभी तक मेरे को सिर्फ 35 साल हुए हैं इस लाइन में। सिर्फ 35 साल? या ग्रेट। ओके। उसके अकॉर्डिंगली पहला साल जैसे आया, स्टार्ट किया मैंने, तो इस बूम से निकला बाजार में कि मजा आ गया पूरा। मेरा एक्चुअली हमारे ऑफिस में एक स्लोगन था, वंस करोड़पति, क्योंकि उस टाइम पे सम श्योर चलता था 91, आई एम टॉकिंग अबाउट 91। तो वहां पे था कि वंस करोड़पति ऑलवेज करोड़पति। तो ओके। वो जो स्लोगन था वो दिमाग में फिट हो गया कि ये होना ही चाहिए किसी भी हालत में। तभी उसी स्कूल को लेके निकल गए। तो पहला साल जब 31 मार्च को क्लोज किया, तो आई हैव अटेंड सम श्योर, क्योंकि उस टाइम पे सम श्योर ही चलता था, 1,06,00,000 ओके। जब और क्लोज किया। आपने वो अचीव कर लिया? गुड। मतलब इमीडिएटली फर्स्ट ईयर में ही वही अचीवमेंट, 1,06,00,000 सम श्योर। तो इसी जर्नी को आगे करते करते सेकेंड ईयर 1.25 करोड़, फिर थर्ड 1.5 करोड़, फिर 2 करोड़, करते करते जब तक सम श्योर था, तो मेरा ये था कि जितना पूरी टीम का सम एश्योर्ड होगा मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर की, उतना मेरा अकेले का होगा। तो जब उन्होंने सम एश्योर्ड का पोजीशन था, तो अगर सपोज 15 करोड़ उनका हो रहा था तो 15 करोड़ ही मेरा। ओके। इसी ग्रेट। से करते करते, तो सेकंड ऑप्शन ये था, उस टाइम पे जैसे क्लब मेंबरशिप थी कि BM DM, ZM CM, तो मेरे को नहीं समझाया था उन्होंने। मेरे को बोला सिर्फ CM होता है, CM क्लब, क्योंकि वहां पे उस टाइम CM चलता था। पता है कि जी ऐसे ऐसे इतनी लाइव करनी होती है, इतना कमीशन चाहिए होता है। तो वो चीज थी। मैंने कहा ठीक है जी, वो भी दिमाग में ऐसे ही फिट हो गई। पहले 4 साल में आई डायरेक्ट, मतलब अटेन द CM क्लब, चेयरमैन क्लब मेंबर, फर्स्ट 4 ईयर्स। ओके। गुड। मतलब 95 में आई एम ऑल्सो चेयरमैन क्लब मेंबर। तो उसके बाद चलते चलते जर्नी, मेरे को नहीं पता कि MDRT में कितना होता था, कैसे होता था, कितनी बार MDRT कर दी मेरे को याद भी नहीं अभी तक। ओके। ग्रेट। तो और चलते, आपने जो फर्स्ट एमडीआरटी करी थी तब भी आपको पता नहीं था कि एमडीआरटी में क्वालिफाई करिए आप? मैं वही कह रहा हूँ ना जी, काम ही उस हिसाब से कर रहे थे कि बस एक जुनून था कि जो करना है अपर लेवल पे करना है, कुछ हो जाए। तो उस हिसाब से MDRT होता है, पूरे साल में एक करना होता है, एक एक से हम्म। लेके 31/12 तक। हम्म। तो जब ये हुआ तो मैंने कहा ठीक है जी कर देते हैं। हम्म। पूरे साल में MDRT किया।
फिर मैंने कहा थोड़ा फर्स्ट सा एमडीआरटी कौन से ईयर में हुई आपकी? याद ही नहीं जी, अभी तो कह रहा हूँ, अच्छा। याद ही नहीं कि कितनी हो गई। मैंने अच्छा, इसलिए अपने गुड। टारगेट बनाता रहा कि जी पहले दिसंबर तक था, फिर मैंने हम्म। सोचा कि सितंबर तक करें एमडीआरटी, तो सितंबर ओके। तक होना शुरू हो गया। फिर मैंने कहा नहीं जी अब जून तक करते हैं, ओके, गुड। तो जून तक एमडीआरटी होना शुरू हो गया। फिर हमारा सेंट्रल ऑफिस का कंपटीशन आया कि पहले हम्म। 3 महीने में एमडीआरटी करेंगे तो उनको ऑनरिंग बाय चेयरमैन। तो मैंने कहा ये भी बढ़िया है, पहले 3 महीने में एमडीआरटी। फिर उसके ग्रेट। बाद जैसे वाइफ की एजेंसी है, तो ओके। मैंने कहा जी क्यों ना फिर पहले 3 महीने में 2 बार कर देते हैं, दोनों एजेंसियों में करते हैं, पहले 3 महीने में दो दो बार एमडीआरटी। आपकी ये बातें सुन के ना, जो नए इंश्योरेंस एडवाइजर बीमा सखियां बनी हैं अभी, और जो 18 साल में आप जैसे एंटर किए, जो भी कोई बहुत सारे एडवाइजर 70,000 में ऐसे भी होंगे जो 18 साल में एंटर किए हैं, जी। तो उनके रोंगटे भी खड़े हो रहे होंगे कि यार इन्होंने भी तो 18 साल में ज्वाइन किया था। तो या यू कैन बी वन ऑफ द ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर देम। बट आपकी सक्सेस का मेन राज क्या है कि आप पहले से ही चौके छक्के मारते ही चले गए? अगर मैं तीन चीजें पूछूं कि आपने कौन से दो तीन चार या जितने भी प्रिंसिपल्स मेन फैक्टर आपके सक्सेस की, आपने किन चीजों पर ध्यान दिया कि आप सक्सेस की पायदान आप पार करते चले गए? किन चीजों का ध्यान दिया आपने, जो आप एडवाइजर्स को बोलना चाहोगे कि भाई आज 2025 में अगर कोई शुरू कर रहा है, या पिछले आपने शुरू किया, जितने साल इसको हो गए हैं एडवाइजरी में, क्या ऐसा कर लो कि आप भी जो है इस टाइम के हिसाब से भी सक्सेस पा जाओगे? क्या एडवाइस दोगे? देखिए ऐसा है जी, सबसे पहले तो होता है कि सुबह अर्ली तैयार हो, जैसे आपने सेशन शुरू किया हुआ है 5 से 6 का, तो इट हम्म। मीन्स क्या है कि सुबह जल्दी उठने की आदत बने पहले तो। अगर सुबह जल्दी स्टार्ट होंगे तो नेचुरली अपना काम शेड्यूल जो है वो अच्छा रहेगा। मैंने बोला ना इसका मेरे, मतलब मैंने 5 AM क्लब चैलेंज सही शुरू किया है, यू बहुत बढ़िया किया रिकमेंडेड, गुड हुआ है, राइट? बहुत ओके। बढ़िया किया हुआ है। थैंक यू क्योंकि सो मच। मेरा स्टार्ट यही है कि जैसे मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर, मैंने बोला ना 7:30 बजे सुबह हम लोग इकट्ठे चाय पे, तो मेरा डेली का स्लोगन होता था कि जी डेली बिजनेस दूंगा, ओके। डेली बिजनेस दूंगा। तो इसलिए तो मेरे लिए होता था चैलेंज कि मेरे को आज तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि कल सुबह फिर मिलना है। मैं तो उनको साढ़े वापस सात बजे आप डीओ के घर पे जाते थे? कोई फील्ड एरिया जहाँ पे आप वो मिलना ही मिलना वो था? मेरे पास आते थे डेली, हम तो लोग साढ़े इकट्ठे। सात बजे डीओ आपके पास आ जाते थे? या ऐसे डीओ आज कर रहे हैं काम? नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है अभी तो। नहीं, मतलब जो आज आज के जो डेवलपमेंट आज ऑफिसर के हैं। डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं कर रहे हैं तभी तो नहीं हो रहा जी। दैट्स द अभी मेन तो मेन उन्होंने पॉइंट। आदत मेरे को ऐसी लगा दी कि सुबह अर्ली उठ के तैयार हो जाना इमीडिएटली। और मेरा शेड्यूल भी यही रहता है कि मेरा प्लानिंग जो रहता है सबसे फैमिलियर हो गया मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। शुरू से यही है कि मैं एज ए फैमिली ही डील करता हूँ हर क्लाइंट के लिए। उनको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि ये एडवाइजर है कुछ बेचने आए हैं, तो बात है, एज ए फैमिली ही बात करना है मेरे को। तो उसमें फैमिलियर माहौल में क्या हो गया कि सुबह अर्ली मैं रेडी हो रहा हूँ, तो मैं 7:30 बजे, पौने 8 बजे क्लाइंट के घर पे, मॉर्निंग, जब तक सब लोग निकलते हैं 10 बजे तक, तब तक मैं अपना सेल मैच्योर करके वापस आ जाता गुड। यानी कि आप 7:30 बजे घर छोड़ देते थे? हूँ जी। और आप कोल्ड कैनवैसिंग करते थे, डोर टू डोर करते थे, शॉप टू शॉप, कैसे नहीं, जाते थे? मेरा रेफरेंस बेस्ड मेन रहता था, ओके। ज्यादा मेरा सर्कल रहा रेफरेंस में। तो तो स्टार्टिंग में मैं, रेफरेंस कैसे मिला आपको जब अर्ली स्टेज में आप काम कर रहे थे? क्योंकि ऐसा ना, जब से लोगों के साथ ऐसा फैमिलियर माहौल हो जाएगा तो हम्म। नेचुरली है, उनके आगे ब्रदर, उनके सिस्टर, उनके और रिलेशन वाले, मतलब करते 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 कई बिल्कुल। कई फैमिलीज में अंदर अंदर ही घुस गए हम लोग कि कहाँ तक पहुंच क्या गए। बात। तो ओके। ऐसे ही काम चलता रहा। अब भी मेरे को ये नहीं समझ आता कि किस किस फैमिली में जाता हूँ तो वहां पे सारे ही वाकिफ होते हैं मेरे, किसी फंक्शन में जाता हूँ तहाँ वाकिफ होते हैं। ड्यू ओके। टू दैट, क्यों? क्योंकि सभी से मिल रहा हूँ। जो फर्स्ट आज पॉलिसी भी आपने बेची थी ना, जो फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी क्या कहानी है? वो बड़ी रोचक होती है एक सक्सेसफुल एडवाइजर की, तो वो हम जानना चाहते हैं। फर्स्ट पॉलिसी किसकी करे, क्या था वो? ऐसा है जी कि फर्स्ट पॉलिसी जो थी, जैसे उस टाइम शुरुआत की, तो यही था कि जी मेरे को शुभ मुहूर्त करना है, तो मेरा ये रहेगा टारगेट कि मैं कम से कम आज की डेट में 11 पॉलिसियां बेचूं। कि तो 18 इसलिए साल की एज में आप उस टारगेट के लिए काम कर रहे थे? या तो मेरे को ओके। ये था कि शुभ मुहूर्त करना है तो सिर्फ आपसे ही करना है मेरे को। तो आप जो भी हमें शुरुआत देंगे, तो जैसे होता है ना, एक बोनी बोलते हैं हम लोग, होने, दुकान की हाँ। बोनी हो गई, तो वो चीज है तो आपसे ही करना है मेरे को। आज भी वही करता हूँ मैं, जब साल का शुरुआत होता है तो आज भी वही करता हूँ। अप्रैल में स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को टारगेट रहता है कि मेरे को इसमें दिन में, जिस दिन ऑफिस का एंटर होगा, हमारे ऑफिस में क्या रहता है रूटीन, उस दिन हवन होता है।
तो हवन और होता उनको तो है। पहला सीट जो कटता है वो मेरे ही कटता है, आज भी ब्रांच में, बीओसी का। तो उस चैलेंज के साथ तो मेरा जो होता है कि 15 पॉलिसीज आ जाएंगी या 21 आएंगी, तो प्रीमियम कितना आएगा, 20 लाख 50 लाख कितना प्रीमियम आएगा, वो उसी से एंटर होगा पहला साल। ओके, तो जो फर्स्ट पॉलिसी आपने सेल करी वो किसी क्लाइंट की थी या खुद की पॉलिसी में भी नहीं था नहीं नहीं, आपका? क्लाइंट की पॉलिसी, अपने को पहली माल पॉलिसी भी बेचना है, क्लाइंट की पॉलिसी? अपने को माल बेचना है, अपना ही किया तो फायदा क्या। ओके, जो लाइफ की फर्स्ट आपकी एजेंसी के बाद पहली पॉलिसी थी वो भी क्लाइंट की ही थी? जी। नहीं तो एक्चुअली एजेंट्स क्या करते हैं, पहला अपना ही डलवा देते हैं, वाइफ का नहीं डलवा नहीं देते हैं, शुरू नहीं करते हैं। नहीं, अपने को तो माल कमाना है, अपना ही किया ओके। तो क्या किया, ओके, ग्रेट। माल तो तो बाहर भेजो। जी, तो ये तो आपने कुछ अपने पॉइंट्स बताया जिसमें मॉर्निंग हैबिट के बारे में बताया। डेली आपके डीओ को मेरा प्रणाम है, उनके श्री चरणों में वंदन कि उन्होंने ऐसा हीरा तराशा है जो आज अपनी ऐसी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं इंश्योरेंस के इस फील्ड में। और इतने कॉन्फिडेंटली आप इतनी सारी चीजें कह रहे हैं जो अमूमन एक 18 साल का बच्चा शायद कर नहीं पाता है, आज भी नहीं कर पाता है। आज आप तो 35 साल पुरानी ये कहानी समझा रहे हैं हमें। इट्स वेरी ग्रेट। मार्केट में 2025 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे आप एलआईसी ही करते हैं सिर्फ, या फिर और किन किन कंपनीज में क्या क्या आप फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, या सिर्फ आप एलआईसी मेरे पॉलिसी पास ही एज ए बेचते हैं? डेवलपमेंट ऑफिस, एज ए पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है। आई हैव डील ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ओके। जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड मेडिक्लेम एंड पोस्ट ऑफर्स, एवरीथिंग, ओके। एवरीथिंग इज गुड। देयर। पर हर क्लाइंट को हर चीज की जरूरत होती है। आज की हम्म। डेट में जैसे बहुत ज्यादा फ्लो है कि म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट्स में, जितना हम्म, यंग एज ग्रुप है, तो ठीक है, होना भी चाहिए, पर अल्टीमेटली ये वाला फिक्स्ड ऑप्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल। नॉन फिक्स्ड भी होना चाहिए और फिक्स्ड वाला ऑप्शन भी होना चाहिए। ये ना हो कि सारा का सारा नॉन फिक्स में चले जाए, ये ना हो हम्म, कि सारा का सारा फिक्स में आ जाए, कुछ उधर कुछ इधर। अगर सपोज 80% उधर गया तो 20% तो इधर होगा, और जो बिल्कुल बीस बिल्कुल। परसेंट होगा उसी से ही बहुत कुछ हो जाता है। उसी से बहुत कुछ हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि उनको डिनाई करते हैं कि नहीं नहीं, आप स्टॉक रहने दो, आप म्यूचुअल फंड रहने दो जी, तो हम्म। उसमें नुकसान हो जाएगा, ये है वो, तो बोलो नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा रिटर्न है, बड़ी अच्छी चीज है, होना चाहिए, पर होना चाहिए। अल्टीमेटली ये भी होना चाहिए। ये भी होना चाहिए, तो बिल्कुल। वो फिर सुनने की बात सुनते हैं, अदरवाइज नहीं सुनते। वो कह रहे मेरे को बिल्कुल। डिनाई करा तो छोड़ ही दो। इस टाइम पे 2025 में जब हम आपसे बात करें तो इस टाइम पे आपका क्या रूटीन फॉलो करते हैं सर आप, सो ऐसे दैट एजेंट्स थोड़ा मोटिवेट हुए इस बात से? देखिए, ऐसा रूटीन वैसे ही रहना चाहिए जैसे होता है, अपना पर्सनल रूटीन जैसे स्टार्ट किया वैसे होना चाहिए। डेली लोगों को मिलना है, डेली बात करना है। जब तक बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो बिजनेस नहीं आएगा। नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों का रहता है कि जी हमें ना सुनना मिल गया, तो जाके डिमोटिवेट होके वापस ऑफिस, वापस घर हम्म। पे। अपने को हम्म डिमोटिवेट होना ही नहीं है ना, तो अपने को सुनना ही नहीं, कहानी बंद हो जाता मेरा तो। अपने को तो अपना सुनाना है, हम्म। ठीक। तो सुनाते रहेंगे, चलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो कुछ तो मैच्योर होगा, बिल्कुल। खाली तो वापस नहीं आएंगे हम लोग। मैं एक डेली नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी का होमवर्क देता हूँ रोज अपने स्टूडेंट्स को। उसमें यही सारी चीजें होती हैं कि आपको मिनिमम 5 लोगों से मिलना ही मिलना है, दो मिलता कोई नहीं प्रेजेंटेशन है, देने थे। मिलता मिलता कोई कोई नहीं, नहीं है, खुद मिलना है, मिलना ही मिलना खुद है। मिलना है। ये नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी होनी चाहिए, इसको हम क्लाइंट छोड़ो, मुझे खुद नेगोशिएट नहीं करना है। क्लाइंट मिले चाहे ना मिले, अगर मैंने डिसाइड कर बिल्कुल, लिया तो मिलना चाहिए। मिलना है, बस सिंपल। अपना काम मिलना बात करना, मिलना बात करना, कब कहाँ मैच्योर होगा पता नहीं। बिल्कुल। मेरे कई आपको क्लाइंट्स क्या लगता है सर इस टाइम पे, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि एजेंट अप्रोच छोड़ करके हमें एडवाइजर अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जैसे आपने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है और क्लाइंट को वो भी दे रहे हैं जो हमें बेचना है, वो भी दे रहे हैं जो उसको चाहिए। एट द सेम टाइम सारी सॉल्यूशंस आप एज अ एडवाइजर आप दे रहे हैं, जी एजेंट अप्रोच से बाहर निकल के आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। बट जी। एट द सेम टाइम बहुत सारे एडवाइजर ये भी कहते हैं कि सर दीपक जी खुशकिस्मत थे कि 18 साल में फुल टाइम कर लिया, बट मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ सर, मैं कैसे करूँ? उनको क्या बोलना चाहोगे जो जॉब के जॉब, उसमें भी फंसे हैं और पार्ट टाइम करना चाहते हैं? नहीं, जॉब में भी ऐसा नहीं है। उनके पास 2 घंटे का सुबह का टाइम है, मान लीजिए 3 घंटे शाम का टाइम है, उसी को इतना रूटीन में करें कि जॉब छोड़ दें और यही काम करें। मैंने बहुत बिल्कुल। सी एडवाइजर्स का जॉब छुड़वा दिया ड्यू टू दैट कि इस वर्किंग को करो, तो हम्म। अर्निंग लेवल देखो ना कहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। आर यू जॉब में डीओ ऑल्सो? आर यू डेवलपमेंट ऑफिसर ऑल्सो? ना, नो, आई एम नॉट अ ओके। डायरेक्टर, पर ओके। मैं बहुत से एडवाइजर का मेरा रहता है यहाँ पे, मोटिवेशनल लेक्चर्स रहते हैं मेरे,
तो गुड, गुड। वहां पे मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि आप लोग देखो कि वर्किंग पे आपको अर्निंग कितना हो रहा है। वहां पे आप अगर 8 घंटे लगा रहे हो तो वहां पे सैलरी मिल रहा है 20,000, 50,000 या 1 लाख। इससे हुँ, ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप चाहो तो हर घंटे में 1 लाख पैदा करो। बिल्कुल। डिपेंड्स एक ऑन बड़े यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। एडवाइजर्स कई बार ये बोलते हैं कि सर कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ? दुकानदार भी हैं, जॉब वाले भी हैं, बिज़नेसमैन भी हैं, सैलरी क्लास वाले लोग भी हैं, बहुत ही निम्न वर्ग के लोग भी हैं। तो टारगेट ऑडियंस हमें किस तरीके से सेट करना चाहिए इन एडवाइजर्स को, उस पे आप क्या बोलना चाहोगे? कि या हमें बस 2 हाथ 2 पैर वाला दिख जाए उसको बीमा बोलना है, या फिर हमें एक टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है कि मेरा टारगेट मुझे किसको बीमा बेचना है? आप कैसे करते हैं इसको? देखिए ऐसा आपकी है क्या कि अप्रोच होती है? मेरा ये रहता है कि जो बड़े क्लाइंट है हमें बड़ा प्रीमियम बड़ा क्लाइंट ही देगा। छोटा वाला क्लाइंट तो ना चले, उसकी कैपेसिटी उतनी होगी तो वो ही देगा। तो मेरे को हम्म। होता है कि जहां भी जिस एरिया में जा रहा हूँ जहां पे बड़ा है उसको अपने को अप्रोच करना है, अपने को मिलना है उससे बात ओके। करना है। ओके। बात करेंगे कुछ ना कुछ तो मैच्योर होगा, नहीं होगा तो कम से कम उससे रिलेशन तो डेवलप हो जाएंगे। बिल्कुल कि सर। किसी तो भी किसी एचएनआई प्रोस्पेक्टिंग करते कैसे हो फिर आप? चाहे किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू या जैसे भी। अब मान लीजिए मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ कि किसी कोई ऐसा केस स्टडी बताइए अपना एचएनआई सेल्स का, कि आपने फ्रॉम स्क्रैच आपने कहीं उसे देखा, या फिर आपने उसको शुरू कैसे किया, फिर एक बड़ी सेल तक कैसे लेके गए? शुरुआत से अगर आप एक स्टडी के माध्यम अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उससे एजेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे सर। ये ऐसा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे तो कि कोई जहाँ पे भी एक। ऐसे ऐसे अलग से एक्सपीरियंस मिले। एक तो केस था कि जैसे डॉक्टर हैं वो लोग ज्यादातर टाइम नहीं देते अपने को। हाँ, हाँ, ठीक है ना, तो उनके पास हाँ, होता है उसका रश रहता है। तो वो हम्म, मेडिकल ऐप्स के लिए भी रखते हैं जी आप 4 से 5 के बीच में मिलिए, हम्म, हम्म, उसके अलावा नहीं मिलिए। तो वो भी हम्म, नहीं कर रह पाते, वो अपना फटाफट फोल्डर खोलते रहते हैं बताते रहते हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है ओके चलिए और आगे बताएं। हम्म, है ना? तो बात नहीं बनती। तो ऐसे हम्म, डॉक्टर अगर टाइम नहीं दे रहे हैं ना तो मेरे को ये हम्म, लगा कि यार इनसे टाइम लूं तो लूं कैसे। हम्म। टाइम तो दे नहीं रहे हैं। तो मेरी और बात आप है कि आप छोड़ने वाले हैं नहीं? छोड़ूंगा तो है नहीं जी। छोड़ोगे है नहीं आप? मैंने कहा जी मेरे को दिखाना है डॉक्टर। अच्छा। आप बीमारी लेके चले गए, मतलब आप फीस बीमार बन के लोगे, चले गए? फीस लोगे तो 10 मिनट दोगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तो मना नहीं करोगे। हाँ, हाँ, सही बात है। तो 10 मिनट मेरी व्यथा सुनोगे आप कि क्या हम्म। प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम का हल आप करोगे या आपकी प्रॉब्लम का हल मैं करूंगा, वो तो बात नहीं। ये तो बाद में पता चल जाएगा, हैं? हवाई कौन देगा। बिल्कुल। तो उस चीज के अकॉर्डिंगली ऐसे ही बहुत सारी चीजों में अपने को हम्म। टाइम लेना तो कैसे लेना है। तो फिर डॉक्टर जब मान लो आपने 500 रुपये 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दे दी, और ने बोला जी बताओ क्या दिक्कत है, फिर आप क्या बोलते हो उनको? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बस ऐसा ही था, थोड़ा सा ये रहता है कि काम इतना रहता है, लोगों का इतना पैसा बना के देता हूँ तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि किस किस को पैसा बना के दूं। हाँ। डॉक्टर कहता है ये क्या है? अच्छा आप क्या क्यों? हम्म, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट ही करवाता हूँ तो लोगों को करोड़ों रुपए जोड़ जोड़ के देता हूँ। मेरे को ये होता है कि किसको कहाँ पे रखवाऊं किसी को कहाँ पे रखवाऊं। इतनों करोड़ों रुपए रुपया होता है कि रखवाना होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये कैसे होता है मेरे को भी बताओ। अब शुरू कौन हो रहा है। हम्म, तो उनका जो भी रिवर्ट आ रहा था उसको हम्म, पॉजिटिव हो रहा है। संदीप जी आप ऐसा करो शाम को ना मैं थोड़ा 6 बजे के बाद फ्री होता हूँ तो आप हम्म। उस टाइम मिलो मेरे को। ठीक है ओके। जी। स्टार्ट। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और एक तो डॉक्टर्स, और कुछ कोई ऐसी सेल्स आप प्लीज शेयर करिए जहां पर एक बड़ा ऑब्जेक्शन आपको फेस करना पड़ा, और आपने उसको सक्सेसफुली हैंडल किया, और वो नो से आपने यस में कन्वर्ट किया। कोई ऐसी सेल जो लगभग ना हो चुकी थी, या उसने मना कर दिया था, या रिबेट का प्रॉब्लम था, जो भी था, आपने अपनी कैपेसिटीज को यूज करते हुए उसको कन्वर्ट करके दिखाया, ऐसा कोई केस? देखिए ऐसा है नॉर्मली तो हमारा यहाँ पे अर्बन एरियाज में रहता है कि प्राइवेट कंपनीज के साथ बहुत सारा रहता है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है उनके साथ किसी रहता है। पर ये भी मेरा चैलेंज रहता है कि जितनी 23 की 23 कंपनीज हैं तो उनको मतलब दिया हुआ कि मेरे को आके फेस करो। वो लोग भागते हैं इस चीज के लिए। तो हम्म, ऐसे ही क्लाइंट के साथ था, तो उसने टाइम दिया था कि सेल तो करना है
पर अल्टीमेटली प्राइवेट के लिए भी अच्छा है और आपका भी प्रोडक्ट अच्छा है, आप दोनों इकट्ठे आ जाओ। अच्छा, कौन सी जो भी कंपनी मेरे थी को प्राइवेट कन्विंस में? करेगा उसको सेल हम्म। देंगे। ओके। ओके। अच्छा, ठीक है जी, पहुंचता हूँ। तो हमारे यहाँ पे एरिया था, फोकल पॉइंट वहां जाना था, तो टाइम सेट हुआ जैसे 3 बजे का। तो अपन 2:45 बजे उनके गेट पे थे। ओके। 3 बजे राइट मैंने किया, तो वगैरह जी ऑफिस में ऊपर आ जाइए। हम लोग 3 बजे राइट ऑफिस में। वो कह रहे बस कोई बात नहीं, आप 10 मिनट बैठिए, 5 मिनट इतने चाय कॉफी लेते हैं। तो वो हम्म। भी आ रहे हैं लोग। अच्छा, चाय कॉफी ऑर्डर हो गया, चाय पिया। देन आफ्टर दैट वो 1 घंटा नहीं आए। हम्म। 4 बज गए। अच्छा, 1 घंटा आपको इग्नोर किया, नहीं आए क्लाइंट? नहीं नहीं नहीं, क्लाइंट तो थे, हाँ। प्राइवेट ठीक। इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस वाले? नहीं आए, वो आए 4 बजे। ठीक है। तो वो कह रहे ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं, डेट तो हो गया, तो पर अल्टीमेटली आप स्टार्ट करो। उन्होंने अपना प्रोडक्ट शुरू किया समझाना, ये है वो है। तो वो सारी चीज होने के बाद मैंने क्लाइंट को सिर्फ इतना ही बोला कि मैंने आपको प्रोडक्ट तो ऑलरेडी समझाया ही था, जो भी है। आप ये देखो, अभी आप परचेज कर रहे हो, प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो अभी ये लोग टाइम पे आने को तैयार नहीं है। जब आप इस दुनिया में नहीं होगे, तब ये लोग कब देने आएंगे। हम्म। क्लाइंट हिल गया, वो कह रहा क्या मतलब। मैंने कहा अभी आप प्रपोजल ले रहे हो, तभी ये 1 घंटा लेट, आप अंदाजा करो। हाँ, और जब क्लेम होगा तब ये कब देने आएंगे। आप ये सोच सकते हो इस चीज के लिए हम्म। कि नॉमिनी को यानी कि वाइफ को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे और कहाँ पे क्लेम पे होगा, या भी कुछ पता ही नहीं है, जबकि परचेसिंग टाइम पे है। हम्म। ठीक कमा, जब अभी देना है तभी ये लोग लेटा, तो लेने के टाइम पे तो पता नहीं क्या होगा। हम्म। तो वगैरह जी ठीक है, आप ये चलें, साइन किया ओके। हुआ, अगर आगे अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा और थोड़ा सा पलट दें पासा, ये एज्यूम करके चलें कि प्राइवेट वाले आपसे पहले आए हुए थे हम्म, और आप अपने टाइम पे थे, आप लेट नहीं हुए, बट आप टाइम पे थे, वो भी टाइम पे आए हैं। तो ऐसा मतलब मान लीजिए आप कैसे क्या अप्रोच अपनाते हो कि अगर कोई ऐसा कंपटीटर आपके सामने बैठा है, आपकी हम्म। क्या कोर वैल्यूज होती हैं, क्या यूएसपीज आप बताते हो एलआईसी की कि, या कोई प्रोडक्ट वाइज भी आप बता सकते हो, फॉर एग्जांपल उत्सव के बारे में बता सकते हो, या कोई ऐसा जो आप जिस पे आपको एक्सपर्टीज है, जहां पर आप कहते हो कि भैया इसमें आप ना मेरे को compete नहीं कर सकते हो, प्राइवेट वाले आ जाओ, कोई भी आ जाओ, ये प्रोडक्ट जो है ना ये मैं ही दे सकता हूँ, ऐसा कुछ बताओ ना। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला जो हमारा ब्रह्मास्त्र है वही चलता है पहले तो, कि प्राइवेट को सॉवरेन गारंटी नहीं है। हम्म। अपने पास सॉवरेन गारंटी है, हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी, अलाइंस ऑफ इंडिया। हम्म। सबसे बड़ी बात, तो जो सॉवरेन गारंटी का पैटर्न है, मैंने कहा जी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को पूछो कि उनके पास सॉवरेन गारंटी है। जैसे हम्म। कि आपकी पॉकेट में जो 100 का नोट है, 500 का नोट है, उसके ऊपर भी लिखा है प्रॉमिस टू पे रुपीज 280, नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी। हाँ, हम्म। तो हमारा करेंसी चलता है। तो इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस में हमारा जो पॉलिसी बॉन्ड है, वो एक बड़ा नोट है, हम्म। चाहे वो 10 लाख का है, चाहे वो 50 लाख का है, चाहे 5 करोड़ का है, वो बड़ा नोट है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है कि ये मिलेगा ही मिलेगा। आप ये बताओ इनको कि अगर है गारंटी, तो मैं मानने को तैयार। वो लोग उसी चीज से पहले तो भाग लेते हैं कि अपने ओके। पास ये है, वो किसी के पास है ही नहीं, हम्म। सॉवरेन गारंटी पे। हम्म। उसके बाद प्रोडक्ट्स में जो भी चीजें हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स में इतनी खूबियां हैं। एक्चुअली क्या रहता है कि हम लोग ना स्टडी नहीं करते, तो उसमें रहता है। मेरे को ये रहता है कि प्राइवेट के भी प्रोडक्ट्स है, वो भी मेरे को पता है कहाँ पे क्या है, और मेरे हम्म। प्रोडक्ट में उसमें क्या उससे अच्छी यूएसपीज है। तो वो चीज मैं इमीडिएटली बोलता हूँ, तो वो लोग फेस ही नहीं करते कभी इसी चीज, क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स में इतनी जान है। एक्चुअली हम्म। तो होता है कि प्रोडक्ट में नहीं, सेल में इतनी जान है कि हम्म। वो लोग फेस नहीं कर सकते। ओके। आज के डेट में इन्फ्लेशन का ऑब्जेक्शन आता है एडवाइजर्स के सामने कि सर एलआईसी की एंडोमेंट पॉलिसीज जो रिटर्न दे रही हैं 6% अमूमन रिटर्न निकल के आ रहा है, अगर
और आज से हम 10 साल 20 साल की बात करें तो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं है। इसलिए जो है मैं एंडोमेंट नहीं लूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं टर्म ले लेता हूँ। बाकी आई विल इन्वेस्ट इन एसआईपी। हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन? एक्चुअली क्या रहता है कि टर्म इंश्योरेंस सुनने के लिए अच्छा है, चलने के लिए अच्छा नहीं है। ओके। अगर मैं स्कूल साल भर में 100 पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस का सेल करता हूँ, उसमें हम्म। 10 चलती है, 90 तो बीच में बंद हो जाती है। कारण ओके। क्या कि पहले तो शौक होता है कि मेरे को टर्म इंश्योरेंस करना है, वो 2-4 साल चलता है, तो छोड़ो यार, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं बनता। पैसा मिलेगा कब? मरने पे। मरने को कौन देखता है? वो लोग हम्म। बीच में छोड़ देते हैं, तो अल्टीमेटली लॉस। जिसमें इंटरेस्ट बनता है वो मैच्योरिटी वाली पॉलिसी में ही बनता है कि मेरे को इतने पैसे आएंगे, तो है, तो वो कंटिन्यू चलता है। उसके ही के अकॉर्डिंगली तो रेगुलर पॉलिसी ही सेल होता है, टर्म इंश्योरेंस सेल ही नहीं होता। सेकेंडली, इन्फ्लेशन की अगर बात करते हैं तो अगर कुछ करेंगे तो होगा। हम्म। हमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, इन्फ्लेशन कहाँ से रहा? इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही इन्फ्लेशन होगा ना। और हम्म। इन्फ्लेशन के बराबर भी अगर अपने को रिटर्न आ गया तो उसमें क्या दिक्कत? हम्म। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन तब देखते हैं हम, अगर सोचे कि 20 साल बाद ये पैसा मिलेगा। अब 20 साल के बीच में ही कहीं निकल गए तो कॉस्टिंग देखो ना कहाँ पे गई, रिटर्न कहाँ पे गया। सॉरी, इस चीज को थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज? अगर सपोज हमने आज की डेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो हम लोग बोलते 20 साल के बाद इतना पैसा मिला, तो हम्म। इन्फ्लेशन का कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हमें बराबर नहीं हुआ। नहीं हो, बिल्कुल। ठीक है ना? तो हम्म। 20 साल की गारंटी है हर क्लाइंट के पास कि वो जिएगा। ओके। 20 साल के बीच में कहीं निकल गया तो रिटर्न कितना होगा? हम्म। कहाँ पे गया इन्फ्लेशन? मैं सब क्लाइंट्स को बोलता हूं 2000% रिटर्न देता हूं। ओके। लेना चाहेंगे? हर क्लाइंट को बोलता हूं, अगर हम्म। इन्फ्लेशन का कॉस्ट बोलते हो या रिटर्न का हम्म। बोलते हो, टू हम्म। थाउजेंड परसेंट रिटर्न है कहीं पे, वो देने को तैयार। आप लेना तो चाहो। ओके। सरेंडर को कैसे मेंटेन करते हो? फॉर एग्जांपल क्लाइंट कह रहा है देयर इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मैं फाइनेंशियल बर्डन में चले गया, आई विल नॉट बी एबल टू पे योर प्रीमियम्स, सो आई वांट टू सरेंडर माय पॉलिसी। हाउ डू यू स्टॉप सरेंडर? देखिए, ऐसा है कि जो भी सिचुएशन फाइनेंशियली का प्रॉब्लम आता है, वो फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं होता है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो होता है कि अपने पास ऑप्शन है लोन के अकॉर्डिंगली, हम लोग उसको कर सकते हैं कि लोन ऑप्शन अगर सरेंडर करते हैं तो जितना पैसा मिलता है उसका 90% तो हमें लोन ही मिल जाता है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हल हो जाएगा ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल हम्म। करते करते इससे हल हो जाएगा आपका। तो अपना पीरियड वो निकल जाएगा, हर साल तो दिक्कत नहीं होगा। हम्म। अच्छा टाइम भी आएगा, अच्छा टाइम हम्म। आएगा तो फिर दोबारा से उसको पे करके वापस पॉलिसी कंटिन्यू। जबकि जो भी कोई दिक्कत वाला साल होता है उसमें टेंशन ज्यादा होता है, तो उसमें लाइफ रिस्क बढ़ जाता है, तो रिस्क ही तो हम्म। खत्म नहीं करना अपने को, रिस्क तो ओके। कंटिन्यू करना है। और कोई अप्रोच जो आप बताते हैं, पंच लाइन, ये एक यूनिक पॉइंट मुझे मिला इसमें। देखिए, हर क्लाइंट को मान लो वो कह रहा सर, चाहिए। आपकी बात सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, बट मेरे सिचुएशन खराब है और लोन मुझे उतना हेल्प नहीं कर पाएगा, मेरा जितना बचा है दे दो मुझे वापस। हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन? क्योंकि ये सरेंडर ना बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है एलआईसी के एजेंट्स के लिए आज के डेट में। सरेंडर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एडवाइजर्स के लिए। इसमें और क्या एडिशन कर सकते हैं हम? देखिए, सरेंडर के लिए दो ही ऑप्शन होती है, या तो उसका माइंड किसी ने हिला दिया तो वो कह रहा कि मैं म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, स्टॉक्स में जाऊंगा, हम्म। या उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअल में दो ही चीजों में होता है। ठीक है ना? तो वो समझना पड़ेगा किसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली उसको समझाया जाएगा। अगर तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने बोला कि उसको रीफाइनेंस करवा दीजिए थ्रू लोन, उसको कंटिन्यू करवा दीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम्म। उसके अकॉर्डिंगली अगर म्यूचुअल फंड में जा रहा है या स्टॉक्स में जा रहा है तो उसको बोलना वही चीज है कि वहां पे भी करो, किसी को क्लोज करके नहीं करो, जहां पे उतना ही कंटिन्यू करो, फर्दर नहीं करो, बाकी सब उधर ही करो। हम्म। हम्म। वो समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो फिक्स्ड ऑप्शन भी होना चाहिए ताकि एक बार दिमाग को शांति रहती है कि इतने पैसे तो हम्म। हमें कम से कम आएंगे ही आएंगे ना,
वहां पे बिल्कुल, फिक्सिंग बिल्कुल। होता ही नहीं है। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। कुछ भी करें, सभी लोग कुछ भी करें, तब भी बैंक में एफडी इंक्लूड करते हैं। ओके। अरबों रुपए की एफडीज आज की डेट में भी बैंक में है, क्यों? जबकि सबको पता है कि म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में रिटर्न ज्यादा है, फिर भी हाँ, लोग हाँ, एफडी हाँ। क्यों करते हैं? एक दिमाग की शांति चाहिए अपने को, कितने पैसे तो रेगुलर आएंगे ही आएंगे। तो उसी हुँ, हिसाब हुँ, से हुँ। ये एलआईसी पॉलिसी है जिसमें हमारा रिस्क भी कवर्ड हो रहा है और रेगुलर का हमें फिक्स्ड का रिटर्न भी मिल रहा है। तो इसलिए इसको विड्रॉ नहीं करना है, इसको कंटिन्यू करिए। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। आप आनंदा से ही पॉलिसी करते हैं या फिर ऑफलाइन कैसे मेंटेन करते हैं? 99% आनंदा करता हूँ। 99% आनंदा, ग्रेट। तो आज के डेट में ये एक और प्रॉब्लम है एडवाइजर्स के लिए कि यार मैं ना ज़ेरोधा पे जाऊंगा, मैं ग्रो का ऐप ओपन करूंगा, फटाफट ऐसे पे कर दूंगा, आई विल इन्वेस्ट ऑनलाइन, मैं एजेंट्स के थ्रू क्यों जाऊं? इसको आप कैसे मेंटेन, कैसे हैंडल करते हैं सर? आपके पास भी ऑब्जेक्शन आता ही होगा, बड़े किस क्लाइंट्स, चीज का? छोटे क्लाइंट्स। म्यूचुअल फंड। ऑनलाइन, कि आई विल इन्वेस्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन हाँ वो सस्ता मिलता है। इवन खुद एलआईसी की मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज एलआईसी खुद ऑनलाइन लेके आ रही है, एजेंट ऑप्शन भी है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम भी आ रहा है कि सर आई विल बाय ऑनलाइन, आई विल नॉट गो थ्रू यू। हाँ बिल्कुल। इसके लिए क्या रहता है कि मान लीजिए डॉक्टर को दिखाना है, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इधर गूगल पे डालिए कि मेरे को ये टेम्परेचर हो गया, मेरे को ये हो गया, जुकाम हो गया, तो उसका दवाई बता दो, तो गूगल बता देगा। तो क्या दवाई ले लेंगे? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर की तो ग्रेट जरूरत ही एग्जांपल। नहीं है। हम्म। तो मेरे को 800 1000 रुपये फीस क्यों देनी है? जो सिर्फ एक हम्म। प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, दवाई के पैसे तो लगेंगे। वो हम्म। नब्ज देखेगा, जीभ बाहर निकाल के दिखाएगा, दिखाओ, हाँ, खांस के दिखाओ, चेक कराओ, तो अपने को अच्छा, तसल्ली टेस्ट रहेगी, वाकई लिखवाएगा। चेक हुआ। जी। हाँ, जब तक चेक ही नहीं होगा तो उसको डोज क्या मिलेगी? अब अंदाजा बिल्कुल। करो। कुछ भी चीज खरीद रहे हैं ऑनलाइन, मान लो शर्ट ही खरीदी ऑनलाइन, तो उसका हम्म। क्वालिटी कपड़े का सब कुछ पता चला अपने को, कहाँ पे क्या है। वो ज्यादातर चांस क्या होता है कि वापस भेजना पड़ता है, राइट? तो जब तक हम लोग शोरूम में जाके एक्चुअल देखते हैं कि हाँ आपके लुक अच्छा है, इसका डिजाइनिंग अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, तो हम लोग परचेज करते हैं। तो फिजिकल करना अच्छा है या ऑनलाइन करना अच्छा है? बिल्कुल, उसके मुंह इसलिए से ये तो बुलवाना लाइफ है। का सवाल है। बिल्कुल। वो तो चीजें वो है कि जिसपे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लाइफ का सवाल है। ये तो निकल गए तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे क्या होगा। ग्रेट सर। अभी नेक्स्ट अपकमिंग आपका क्या टारगेट है, किस टारगेट को चेज कर रहे हैं, या इस साल के अभी तक क्या आपने अचीवमेंट्स ले लिए हैं सर? अभी क्या अगला गोल क्या है आपका? देखिए, अप टू मार्च मेरा रहेगा कि फर्दर जनवरी टू मार्च फिर उसी माहौल में करूं कि एमडीआरटी करूं, जो पहले ओके। सिस्टम था मेरा, उसी ओके। सिस्टम में ही चलूं, कि ऐसे ही ओके। करूं। देन आफ्टर दैट मेरा बहुत सारा फोकस म्यूचुअल फंड में भी है और हाँ। पोस्ट ऑफिस में भी है, वहां भी एक मेरे टारगेट्स बने हुए हैं, तो उस सबको अचीव कर रहा हूँ। ओके, म्यूचुअल फंड में कितना एम हैंडल कर रहे हो अभी? वहां पे भी अच्छा खासा यूज हो गया मेरा ऑलरेडी। ओके, म्यूचुअल फंड किसके, एनजे के साथ में है, कहीं और? नहीं नहीं, डायरेक्ट किसी कर। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करते हैं? ओके। ओके, ग्रेट। लास्ट में सर जाते जाते कोई ऐसी शेयरिंग जो आप फाइनली एडवाइजर्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहोगे? हमें आपकी एडवाइस से एजेंट्स को खुश नहीं करना, अगर कोई कड़वी बात बोलना चाहते हो तो भी चलेगा। एडवाइजर्स को कुछ ऐसी अपनी टिप्स देके जाइए जिसको एडवाइजर अगर फॉलो करे तो वो आगे को टेंशन में नहीं आएगा, भले ही कितना ही कंपटीशन आए, ऑनलाइन का आए, टेक्नोलॉजी का आए, डिमोटिवेशन का आए, एफडीआई का आ जाए, इवन एलआईसी खुद सारी पॉलिसीज ऑनलाइन बेचने लग जाए, तब भी वो सस्टेन कर पाएगा। इसके लिए कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे क्या बोलना चाहोगे? देखिए, अपना टारगेट जो है, अपना गोल जो है वो फिक्स होना चाहिए। अपना गोल फिक्स है, आप इनको वहां पे पहुंचना है, तो वो किसी हालत में भी पहुंचना है। तो फिर उसके सोर्सेज अलग अलग बन जाएंगे कि कहाँ पे कैसे पहुंचा जा सकता है, पर टारगेट नहीं हिलना चाहिए, टारगेट वही फिक्स रहना चाहिए। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो टारगेट हैं आज के डेट में, अब एक टारगेट भी नहीं रहा? एक टारगेट ब्रांच भेजती है, ये ट्रॉली आ रही है, ये नो नो नो, वो आ रही ऐसे है, नहीं जा, आप पर्सनल अपने टारगेट। टारगेट की बात कर रहे हो, पर्सनल राइट? टारगेट बोल रहा हूँ मैं, मेरे को इतने बिल्कुल। पैसे चाहिए, इतनी हम्म। फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो मेरे को अचीव करना ही करना। एग्जैक्टली exactly. हम इसी कोई चीज को फोकस करते हैं कि आप ब्रांच के टारगेट्स के लिए काम नहीं, आप खुद के नथिंग टारगेट टू। के लिए काम करिए, जी तो वो ज्यादा मोटिवेशन देता है, करेक्ट? बिल्कुल। ऑलराइट सर, जो 365 डेज का मैंने पिछले साल किया था, मैं शाम को 1 घंटा बढ़ाता था, अभी मैं मॉर्निंग 5 बजे का चैलेंज मैंने इसलिए भी किया क्योंकि मैं चाहता था कि बहुत सारे हमारे एलआईसी में एडवाइजर हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जी बड़ा मैं कभी देखता हूँ ब्रांच में तो बड़ा मुझे ना ऑकवर्ड सा फील होता था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक काम करता हूँ, चालाकी से 5 बजे बुलाता हूँ, जो जो थोड़ा सा हेल्थ भी मेंटेन कर लेगा, मॉर्निंग क्लास भी हो जाएगी, उसका रूटीन भी उठने का हो जाएगा। क्या आपको बिल्कुल। लगता है एक सही अप्रोच है मेरा?
बहुत बढ़िया अप्रोच, बहुत बढ़िया अप्रोच। इसमें इसमें एडवाइजर्स को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैंने तभी पहले ही अप्रिशिएट किया इस चीज के लिए कि मॉर्निंग जो है वो अर्लीस्ट होना ही चाहिए। जितना बिल्कुल मॉर्निंग अर्लीस्ट होगा, काम उतना पकड़ में जल्दी आएगा। बिल्कुल। मैं पूरी मीटिंग को दो शब्दों में समराइज करना चाहूंगा। तो सर ने, संदीप जी ने यहाँ पर पूरी अपनी जो लाइफ की जर्नी बताई, उसमें दो तीन पॉइंट जो मेरे को समझ में, ऐसे मैंने नोट्स भी बना दिए हैं और मैं आप लोगों को वीडियो के बीच बीच में उनको कैप्शन के तौर पे दूंगा भी फ्रेंड्स। और संदीप जी का जितना मैं थैंक्स बोलूँ उतना कम है, बिकॉज पहली बार में ही मैंने जब इनको कॉल किया, उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और मैं इसके लायक शायद नहीं था सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म। और संदीप जी ने सबसे बड़ी बात जो बोली, उन्होंने बोला अपने टारगेट्स पे काम करना है। अगर मैंने मन में डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पैसा चाहिए या मुझे इतना पैसा चाहिए, फिर कौन सा कंपटीशन, कौन सा रिलीजन का प्रॉब्लम, कौन सा ऑब्जेक्शन, कौन सा ऑनलाइन का प्रॉब्लम या फिर कौन सा डिमोटिवेशन, जब मैंने अपना टारगेट बना लिया है तो फिर उसके लिए मैं लड़ सकता हूँ। इतनी बढ़िया कंपनी है एलआईसी। और डाइवर्सिफिकेशन की बात भी इन्होंने की कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं अटकता, मैंने डाइवर्सिफाई किया है। पोस्ट ऑफिस, आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड, एलआईसी और भी फाइनेंशियल टूल्स आपके पास होंगे। तो डेफिनेटली थैंक यू सो वेरी मच सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। प्रणाम।